नमस्कार। आज हमारी इस क्लास के अंदर लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक सहकारी संस्था क्या होती है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं। सेकेंड यूनिट का ये हिस्सा है हमारे सिलेबस का। इससे पहले हमने दो चीज़ें देखी हैं, दो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखे हैं अपनी लेक्चर्स में। एक तो जो देखा था वो था सबसे पहले एकल व्यवसाय या सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके फ़ायदे नुकसान। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने देखा था इस यूनिट में कि पार्टनरशिप क्या होती है या साझा व्यापार जिसको बोलते हैं, उसके फ़ायदे नुकसान। आज हम उससे अगला स्टेप चलते हैं, सहकारी संस्था या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। A cooperative is defined as an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise. सहकारी संस्था एक स्वतःशासी लोगों का एसोसिएशन है, लोगों का संगठन है, जिसमें लोग अपनी इच्छा के अनुसार वॉलंटरली यानी इच्छा के अनुसार कोई साझा आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आते हैं। वह उसके बराबर के हिस्सेदार या मालिकाना हक रखने वाले होते हैं और इसको लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई संस्था चलाती है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में also be defined as a business owned and controlled equally by the people who use it at its services or who work at it. एक सहकारी संस्था को इस तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है कि यह एक व्यवसाय है, बिजनेस है, जो साझा रूप से जो चलाया जाता है, मालिकाना हक उसका साझा होता है और उसका नियंत्रण बराबर रूप से लोगों का होता है जो उसमें सेवाएं देते हैं या उसके लिए कार्य करते हैं। सहकारी संस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मेरे पास इस समय आता है आपको समझाने के लिए, जो आपने नाम हमेशा सुना होगा, वो है अमूल का, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, जिसका मक्खन, दुग्ध और आइसक्रीम और कई सारी चीज़ें आपने यूज़ की होंगी। आप उसके कस्टमर रहे होंगे, उसके बहुत आपने एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे होंगे टीवी पर, अखबारों में। तो वो एक कोऑपरेटिव एक एंटरप्राइज का एग्जाम्पल है। वह एक सहकारी संस्था है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड उसका नाम है पूरा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम अमूल बोलते हैं। इसके अंदर लाखों दुग्ध उत्पादक किसान, महिला व पुरुष दूध को निकालते हैं गाय भैंसों से, उसके बाद उसका संकलन करते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण करते हैं और उसके बाद ये शहरों से, गांवों से इकट्ठा होकर पूरे देश और विदेश के अंदर भी इसके उत्पाद जैसे चीज़, आइसक्रीम्स, मिल्क, घी और सबसे पॉपुलर मक्खन सारी दुनिया में वो बेचा जाता है। वही लोग जो इसको चलाते हैं वही उसके मालिक भी हैं, वो उसके हिस्सेदार भी हैं, वो उसके मुनाफे में भी अपना हिस्सा रखते हैं और वो श्रम भी करते हैं अमूल के लिए। अब हम देखते हैं कि किसी सहकारी संस्था का जन्म कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। A cooperative society can be formed as per the provisions of the Cooperative Societies Act 1912. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है वो 1912 में बनाया गया था। उसके नियमों के तहत पंजीकरण कराया जा सकता है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का। एटलीस्ट 10 persons having the capacity to enter into a contact with the common economic objectives like farming, weaving, consuming, etc. can form a cooperative society. इस सहकारी संस्था को बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए 10 या उससे अधिक, हज़ारों भी हो सकते हैं, 10 या उससे अधिक लोग एक साथ आएं और एक राजीनामा बनाएं, एक अनुबंध पत्र जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं,
जिसमें साझा उनका प्रोग्राम लिखें कि उन्हें खेती करनी है, बुनाई करनी है, कोई वस्तु का उत्पादन करके उसको कंज्यूम करना है आदि, वो एक सहकारी संस्था बना सकते हैं। A joint application along with the bylaws of the society containing the details about the society and its members has to be submitted to the registrar of cooperative societies of the concerned state. हर राज्य के अंदर एक रजिस्ट्रार या पंजीयक सहकारी संस्था का ऑफिस होता है। उसके अंदर निर्धारित प्रपत्र में फॉर्म में एक एप्लीकेशन देनी होती है जिसमें सोसाइटी के नियम लिखने होते हैं और सोसाइटी में कौन उसके पदाधिकारी होंगे, कौन सदस्य होंगे, वो क्या करेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन आदि क्या होगा, ये सब उसमें लिखा जाता है। आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन एंड द बायलॉज द रजिस्ट्रार इशूज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो पंजीयक हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, सहकारी संस्थाओं के, वह इस एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हैं, पदाधिकारियों के नाम आदि देखते हैं, क्या नियम हैं, बायलॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है इस सोसाइटी का, उसको देखते हैं और उनका जांच करने के बाद वह उसका पंजीयन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, भिन्न भिन्न तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती हैं। एक उदाहरण मैंने अमूल का दिया जो कि एक दुग्ध उत्पादक समिति है। और भी कई तरह की सोसाइटीज़ हो सकती हैं, जैसे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्राहकों के लाभ के लिए, जैसे दवाइयाँ विपणन करना है राजस्थान सरकार के लिए, उसके लिए उन्होंने एक संस्था बना रखी है। कोई और वस्तुओं का उत्पादन और बांटने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई हैं। आप में से अपने कॉलेज के बिल्कुल ही पास जवाहर कला केंद्र है, उसके अंदर कॉफ़ी हाउस है जो इंडियन कॉफ़ी ग्रोअर्स एसोसिएशन चलाता है। तो चाय और कुछ स्नैक्स वगैरह वो बेचते हैं, पूरे भारत में वो काफ़ी पॉपुलर है। तो इस तरह की संस्थाएं भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो लोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जैसे मेरा एग्जाम्पल था अमूल, वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, ऐसी सोसाइटियां जो मार्केटिंग करती हैं, वो चीज़ें उत्पादित तो नहीं करती पर किसी और से खरीद कर उनका विपणन या डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, उन्हें बेचती हैं ताकि उचित मूल्य पर सब्ज़ी, फल, दवाइयाँ और भी कई उत्पाद ग्राहकों तक पहुंच सकें और मुनाफाखोरी ना हो। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ये सोसाइटियाँ अपने सदस्यों से पैसा इकट्ठा करती हैं, उनको लाभांश और लोन्स बांटती हैं। और ऐसी ही सोसाइटी हमारे कॉलेज के अंदर भी थ्रिफ्ट सोसाइटी कहलाती है, ताकि लोगों की अल्प बचत हो सके और लोगों को ज़रूरत के समय पैसा उपलब्ध हो सके, ये भी अस्तित्व में रहती हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, मिलजुल कर एक खेत है बहुत बड़ा, उसके कई मालिक हैं, उन्होंने साझा कर ली है ज़मीन, साझा कर लिए हैं ट्रैक्टर, खाद, भंडारण, और वो मिलके इस तरह की खेती करती हैं। यह मॉडल रशिया के ऊपर बेस्ड था। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, यह भूमि खरीदती हैं और सदस्यों के बीच में भूमि को डिवाइड करती हैं, नक्शा बनाती हैं, खरीद बेच की गतिविधियों में भी ये उपलब्ध रहती हैं। बिल्डिंग्स का निर्माण भी इस तरह की सोसाइटीज़ करती हैं। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी जो सहकारी संस्था है उसके कुछ मुख्य बिंदु, कुछ विशेष बिंदु हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ओपन मेंबरशिप, खुली इसके अंदर सदस्यता है। कोई भी व्यक्ति उसका हिस्सा एक छोटी सी राशि देकर खरीद सकता है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी भी जाति का हो, प्रांत का हो, धर्म का हो, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो या ज़्यादा, वो अपना बराबर का हिस्सा देके उसका सदस्य बन सकता है। वॉलंटरी एसोसिएशन, यानी अपनी इच्छा, स्व इच्छा के अनुसार वो इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, इसका सदस्य बन सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार इस सदस्यता को वो छोड़ भी सकता है। स्टेट कंट्रोल, अब यहाँ है स्टेट कंट्रोल मतलब सरकार द्वारा इस पर कुछ नियंत्रण है। ऐसा नहीं है गतिविधियाँ अपनी किसी भी तरह से चला लें। आपको मैंने बताया कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत इनको अपना पंजीकरण कराना होता है, नियम फॉलो करने पड़ते हैं। साल के अंदर एक बार इसके अकाउंट्स का चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना पड़ता है
और उस ऑडिट शीट को रजिस्ट्रार के पास भी भेजना पड़ता है। तो सरकार भी नियमों के तहत इसमें कंट्रोल रखती है। यदि सरकार को लगता है ये नियमानुसार नहीं चल रही तो सरकार अपना ऑब्जर्वर अपॉइंट करके इसकी कार्यप्रणालियों को कंट्रोल कर सकती है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इसमें वित्तीय स्रोत क्या होंगे? इसमें जो पूंजी है वो सदस्यों द्वारा दी जाती है। ये लोन भी ले सकती है सरकार से अथवा कुछ बैंकों से, सहकारी बैंकों से भी और वाणिज्यिक बैंकों से। डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, इसके अंदर जो हर रोज़ इसको चलाने की प्रक्रिया है वो बड़ी लोकतांत्रिक ढंग से की जाती है। लोकतांत्रिक से क्या अर्थ है? इसके अंदर जो पदाधिकारी हैं उनका चयन चुनाव द्वारा, वोटिंग द्वारा सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वो देखते हैं इसका मुखिया कौन होगा, उप मुखिया कौन होगा, इसके अकाउंट्स कौन देखेगा, इसका जो खजांची है जिसके पास पैसे का लेन देन कंट्रोल होगा वो कौन होगा। तो 1 या 2 वर्ष के अंदर ऐसे चुनाव होते हैं, मत द्वारा लोग इसमें देखते हैं कि किसको चुना जाए। सर्विस मोटिव, सेवा भाव, इसके अंदर मुनाफा कमाना लक्ष्य नहीं होता और बिजनेसेस की तरह, पर इसके अंदर होता है कि शोषण रुके सदस्यों का और समाज को और उसके मेंबर्स को उचित मूल्य पर चीज़ें मिलें, उचित उन्हें वेतन मिले, उचित उन्हें इसमें सहभागिता बनी रहे। सेपरेट लीगल एंटिटी, कानून की दृष्टि से इसकी अपनी एक अस्तित्व है, उस अस्तित्व के नाम से ही इसको बुलाया जाता है, वही अस्तित्व के नाम से टैक्स आदि देनदारियां तय की जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, कुछ मुनाफा हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ, इकट्ठा हुआ तो सदस्यों के अंदर वो बांट दिया जाता है। कुछ उसका हिस्सा आगे के लिए रखा जाता है ताकि पूंजी बनी रहे, पर जो सदस्य हैं वही हकदार हैं इसके अंदर मुनाफे के। सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन, इसका अर्थ है कि सबका साथ सबका विकास, हर आदमी दूसरे की मदद करे, यही सहकारिता का मूल मंत्र है। और इसके अंदर एक दूसरे की मदद करके ही सहकारी संस्था चलती हैं। जैसे तिलम संघ है राजस्थान में जो तेलों का विपणन करता है, अमूल का मैंने एग्जाम्पल दिया आदि। रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, यदि आपको पंजीयन कराना है तो उसके लिए क्या आवश्यकताएं होंगी, ये इस पीपीटी में दर्शाया गया है। एप्लीकेशन विद द सिग्नेचर ऑफ ऑल मेंबर्स, आपको पंजीयक के पास एक परफॉर्मा है, उस फॉर्म के अंदर सभी सदस्यों के साइन करा के, हस्ताक्षर करा के आपको प्रस्तुत करना होगा। बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी कंटेनिंग नेम, एड्रेस एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी, इसके अंदर जो उपनियम हैं हमारे सोसाइटी के, सहकारी संस्था के, उसके अंदर नाम, पते मेंबर्स के और हमारी सोसाइटी के हेडक्वार्टर के और हमारी सोसाइटी है उसका लक्ष्य क्या है आदि दर्शाया गया हो। नेम, एड्रेसेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ मेंबर्स, जो सदस्य हैं उनके नाम, उनके पते और वो क्या काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, बैंकर्स हैं, डॉक्टर हैं, क्या करते हैं, वो सब उसमें चिन्हित होना चाहिए। मोड ऑफ एडमिटिंग न्यू मेंबर्स, नए सदस्य कैसे बने जाएंगे, इसके नियम भी होते हैं बायलॉज में। शेयर कैपिटल एंड इट्स डिवीजन, जो पूंजी लगी है वो कितनी है, किस प्रकार की है और वो सदस्यों के बीच में किस अनुपात से है, यह भी दर्शाया गया होता है। ओके, एडवांटेजेस, हम देखेंगे इस तरह की सहकारी संस्था के क्या फ़ायदे हैं और अंत में हम ये भी देखेंगे इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसके कुछ नुकसान हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? ईजी फॉर्मेशन, इसको आसानी से हम अस्तित्व में ला सकते हैं। रजिस्ट्रार के अंदर हम निर्धारित प्रपत्र में वो फॉर्म दें, मिल जाएगा। ओपन मेंबरशिप, खुली सदस्यता है, कोई भी लोग हैं उसके मेंबर बन सकते हैं, नियम के अनुसार वो बस पात्रता रखते हों और वो फीस जो है वो दें। डेमोक्रेटिक कंट्रोल, लोकतांत्रिक इस पर नियंत्रण है, एक चुनी हुई संस्था है जो मेंबर्स की, जो उसका रोज का कार्य देखती है। लिमिटेड लायबिलिटी, यानी सीमित देनदारी, इस पॉइंट को भी मैं समझाऊंगा क्योंकि पहले जो 2 क्लासेस थी उसमें मैंने अनलिमिटेड लायबिलिटी समझाई थी। लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर है कि जितनी आपकी हिस्सा राशि है आपको उतना ही अधिकतम नुकसान होगा, उससे अधिक नहीं। और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है
कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का अन्य तरह की संस्थाओं के ऊपर, जैसे हमने पार्टनरशिप देखी थी, सोल प्रोप्राइटरशिप देखी थी, यहाँ पे उसके ठीक विपरीत लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन्स प्रॉफिट, यानी जो बिचौलिए हैं उनके मुनाफा वसूली की जो आदत होती है, शोषण की आदत होती है, वो इसमें नहीं होती। स्टेट असिस्टेंस, सरकार द्वारा इसकी मदद की जाती है। सरकार चाहती है सहकारी संस्था बने, पनपें, इसके लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इसके लिए इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है आदि। स्टेबल लाइफ, इसकी जो आयु सीमा है वो बहुत अधिक होती है, स्थायी होती है, इसका अस्तित्व भी स्थायी होता है। सिंगल ओनरशिप की तरह नहीं कि भाई मर गया एक आदमी, बिजनेस ख़त्म, उसका आगे का अस्तित्व ही नहीं, किसकी क्या लेनदारी थी, क्या देनदारी थी, कुछ अता पता नहीं। ऐसा नहीं होता यहाँ पर, किसी व्यक्ति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हज़ारों सौयों उसके सदस्य हो सकते हैं। लिमिटेशंस, इसकी कुछ सीमाएं हैं जो इस पीपीटी में दर्शाई गई हैं। सीमित कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल, यानी इस पे जो पूंजी है वो सीमित है, क्योंकि इसके सदस्य हैं वो पूंजीपति नहीं है। इसके सदस्य हैं उन पर जैसे किसान हुए, दुग्ध उत्पादक हुए, तिलम संघ है तो तेल उत्पादक हुए, उनके पास अपनी सीमा है, जितना वो पैसा लगा सकते हैं। जो छोटी उनकी हिस्सा राशि है उतनी ही इसकी आकार है, तो ये बहुत बड़ा आकार अधिकांशतः नहीं ले पाती। प्रॉब्लम्स इन मैनेजमेंट, यहाँ जो प्रबंधन है उसमें भी आजकल हम देखते हैं कुछ समस्याएं हैं। राजनीति उसमें घुस जाती है, चुनाव होते हैं, उसमें भी पार्टी लाइंस पे काम होने लगता है, किसी का फ़ायदा पहुंचाने की प्रवृत्ति आ जाती है आदि। लैक ऑफ मोटिवेशन, अब जो इसमें ज़्यादा मेहनत करेगा उसे भी उतना ही लाभ है, जो नहीं करेगा उसको भी उतना ही लाभ है, तो कोई ऐसी फोर्स नहीं रहती जिसकी वजह से आदमी अधिक इसमें श्रम करे। लैक ऑफ कोऑपरेशन, समय बीतता जाता है, इसके उद्देश्यों को लोग भूलने लगते हैं और वो मुनाफा वसूली में अपने फ़ायदे में आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ वो भाईचारे की व्यवस्था नहीं रखते। डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट, सरकार पर भी इसमें बहुत कुछ निर्भर है। सरकार के नियम हैं, रजिस्ट्रार के नियम हैं, वहाँ ऑडिट होती है इसके खातों की आदि, तो सरकार की भी इसमें दखल है जो कि प्राइवेट ओनरशिप और पार्टनरशिप्स के अंदर नहीं होती। So this was about cooperative societies. Any questions you can post them to us. Thank you.